नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पर मैं नरेंद्र कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा सिविल सर्विसेज 2025-2026 का जो एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने एक नई सीरीज शुरू की है। और जो मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे कि सीरीज़ का जो नाम है वो है द्रोण सीरीज। ये जो द्रोण सीरीज है ये सभी सब्जेक्ट के लिए रहेगी, हिस्ट्री के लिए, जियोग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए, साइंस के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। और यहाँ पर पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट होंगे आपको वो सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन को शुरू करना चाहते हैं या फिर जिन्होंने अपनी तैयारी प्रिपरेशन कर रखी है, एनसीईआरटी पढ़ रखी है, इवन देन उनके लिए भी ये सीरीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि केवल और केवल एनसीईआरटी पढ़ने से आपके एग्जाम को क्रैक नहीं किया जा सकता। वो एक आधार है, वो एक बेस है, वो एक फाउंडेशन है। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं जो पूछी जाती हैं। तो आज हम द्रोण सीरीज में आपका जो ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है उस ज्योग्राफी के सब्जेक्ट को हम आप लोगों के साथ डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो शायद मेरे को आप जानते होंगे, आपने पहले मेरे को देखा होगा। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और पिछले 7-8 साल से आपका जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। सो एज ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी आज हम इसकी शुरुआत करते हैं कि हमारे इस सब्जेक्ट की शुरुआत कहाँ से होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब आप इस क्लास में आएंगे, जब आप इस क्लास को, लेक्चर को अटेंड कर रहे होंगे, तो देखो पढ़ने के दो तरीके होते हैं। एक होता है पीपीटी दिखाई जाए आपको, पीपीटी पे आपको लाइन बाय लाइन मैं पढ़ के बता दूं, वो चीज़ आपको किताब में मिल जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, आपको एक नोटबुक और एक पेन दोनों लेके बैठना है मेरी क्लास में। जो मैं आपको बताता जाता हूँ वो चीज़ें आपको मेरे साथ साथ नोट करती जानी है। और जो आपको डाउट होते हैं, जो आपको इश्यूज आते हैं, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि सर ये डाउट है। जैसे जो आप कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, जो नेक्स्ट सेशन होगा उस नेक्स्ट सेशन में आपके जो डाउट्स होंगे पहले मैं वो डाउट्स क्लियर करूंगा एंड देन आफ्टर फिर हम अगले टॉपिक की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो इसलिए आपको मैंने 2-3 चीज़ें बताई। आपको एक नोटबुक, एक पेन लेके बैठना है और जो मैं लिखवाता जाता हूं वो आपको लिखते जाना है। क्योंकि यहां पर जो द्रोण सीरीज है, इस द्रोण सीरीज में हम जो आपके टॉपिक डिस्कस करेंगे वो जिस तरीके से ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया जाता है, जिस तरीके से पेड क्लासेस जो होती हैं कि जब स्टूडेंट जीरो से तैयारी करना चाहता है कि उसको बिल्कुल एकदम बेसिक से शुरुआत करनी है, वो टॉपिक हम उस तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उस तरीके से मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये जो द्रोण सीरीज है इसमें ज्योग्राफी का जो आप देख सकते हैं कि आज सबसे पहला टॉपिक जो है हम पढ़ने वाले हैं, और वो सबसे पहला जो टॉपिक है वो रहेगा हमारे पास अर्थ एंड इट्स एसोसिएटेड फीचर्स। क्योंकि जब बात ज्योग्राफी की होती है तो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है, वो ज्योग्राफी का सिलेबस किस तरीके से डिफाइन होता है, इस टर्म को कैसे डिफाइन किया जाता है, वो मैं आप लोगों के साथ शुरू करता हूं, स्टार्ट करता हूं। चलिए तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जो वर्ड होता है ज्योग्राफी, इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। एक वर्ड है जियो और जो दूसरा वर्ड है वो दूसरा वर्ड है ग्राफी। तो जो जियो वर्ड है, इस जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी का मतलब क्या होता है, ग्राफी का मतलब होता है टू स्टडी, मीन्स वी हैव टू स्टडी अबाउट द अर्थ। अब बात ये आती है कि जब हम ज्योग्राफी में स्टडी अबाउट द अर्थ, वी आर डिस्कसिंग द कंसेप्ट्स ऑफ द अर्थ, तो जब हम अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ते हैं हम अर्थ के बारे में? हम ये पढ़ते हैं कि हमारे अर्थ की कंपोजिशन क्या है, हमारे अर्थ का सोलार सिस्टम में पोजीशन क्या है, अर्थ जो सोलार सिस्टम में है वो उसी पर्टिकुलर लोकेशन पर क्यों है, और इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, कि इसका अर्थ ये होता है कि ह्यूमन बीइंग अर्थ पर जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो हम क्या पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। आदमी यहां पर क्या कर रहा है, पोल्यूशन कर रहा है, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम इन्वायरमेंट के टॉपिक डिस्कस करेंगे, हम पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। मैन यहां पर क्या कर रहा है, इंडस्ट्रीज बना रहा है, ठीक है, हम इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर क्या हो रही है, माइनिंग हो रही है, तो हम क्या पढ़ेंगे, हम माइंस के बारे में पढ़ेंगे, हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे कि उन माइंस में क्या क्या मिनरल्स निकल रहे हैं। यानी कि द रिलेशन ऑफ द मैन विद द अर्थ। बात आई समझ में कि बेसिकली इसका अर्थ जो है, इसका मीनिंग क्या है कि व्हेन वी स्टडी अबाउट द अर्थ, जब हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं द रिलेशन, वी आर स्टडिंग अबाउट द रिलेशन ऑफ द मैन विद अर्थ, कि मानव का पृथ्वी के साथ क्या संबंध है। जब हम कहते हैं कि मानव का पृथ्वी के साथ क्या संबंध है, तो मानव के पृथ्वी के साथ संबंध के बारे में सबसे पहली चीज यही है कि मानव यहां पर कौन कौन सी गतिविधियां करता है।
ह्यूमन बीइंग अर्थ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज करता है, वो जो जो एक्टिविटी करता है उन सभी एक्टिविटीज के बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है, उन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये हमारा मीनिंग होता है इस वर्ड का, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ज्योग्राफी। इस ज्योग्राफी शब्द का अर्थ होता है, जब हम कहते हैं कि यहां पर हमने क्या कहा कि वी हैव टू स्टडी अबाउट द, हमने कहा वी हैव टू स्टडी अबाउट द अर्थ, कि अर्थ के बारे में हमें पढ़ना है। जब हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि अर्थ की जो पोजीशन है, वो अर्थ की पोजीशन सोलर सिस्टम में कहां पर है। हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास सन है, ये क्या है, हमारे पास सन है, और हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सौर मंडल है, उस सौर मंडल में अर्थ की जो पोजीशन है वो यहां पर है। सबसे पहले क्या है, मर्क्यूरी है, देन आफ्टर क्या है, वीनस है, एंड देन आफ्टर क्या है, अर्थ है, और देन आफ्टर क्या आता है, मार्स आता है। ये हमारे प्लैनेट्स हैं, मतलब ये प्लैनेट्स हम ऐसे अरेंज कर रखे हैं कि ये अवे फ्रॉम द सन, कि सन से इनकी जो डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग सबसे नजदीक जो है वो मर्क्यूरी है, वीनस है, फिर अर्थ है, और फिर क्या आता है, फिर मार्स आता है। उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद जुपिटर आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद सैटर्न आता है, उसके बाद यूरेनस आता है, एंड देन आफ्टर सबसे लास्ट में क्या आता है, नेपच्यून आता है। और प्लूटो को अब हम प्लेनेट कंसीडर नहीं करते हैं। तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, ये क्या हो गए, हमारे प्लैनेट्स हो गए। अब हमने देखा कि हमारे अर्थ की जो पोजीशन है वो अर्थ की पोजीशन यहां पर है, अर्थ की पोजीशन यहां पर है। तो एक टर्म होती है, उस टर्म को लिखो, एक टर्म होती है दैट इज गोल्डीलॉक जोन। एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं कि दैट इज कॉल्ड एज द गोल्डीलॉक जोन। ये जो गोल्डीलॉक जोन होता है, इस गोल्डीलॉक जोन का अर्थ क्या होता है, बेसिकली गोल्डीलॉक क्या है, गोल्डीलॉक एक फेरी टेल है जिसका मतलब होता है एट ए राइट पोजीशन। गोल्डीलॉक का मीनिंग क्या होता है, गोल्डीलॉक का मीनिंग होता है, द मीनिंग ऑफ द गोल्डीलॉक इज एट ए राइट पोजीशन, एट ए राइट पोजीशन, यानी कि एकदम सही स्थिति, एट ए राइट पोजीशन। मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे बताइए कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सभी प्लैनेट्स में केवल अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है कि जहां पर जीवन संभव है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, पृथ्वी पर जीवन संभव है। मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे बताइए क्या कारण है, तो आपने मुझे ढेर सारे कारण बताए। सर यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर एयर है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर जो है ना इसका टिल्ट है, और उस वजह से यहाँ पर सीजन्स बनते हैं, और इस ये सारे टॉपिक में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, जस्ट हैव ए पेशेंस। तो ये सारी चीजें आपने बताई, लेकिन मैं आपसे बताऊं कि अर्थ पर लाइफ पॉसिबल होने का जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, जो मेन रीजन है, जो सबसे मुख्य कारण है, वो क्या है, वो इसकी पोजीशन है। अगर अर्थ की पोजीशन यहां वीनस की जगह पर होती तो अर्थ क्या होता, बहुत गर्म होता, पृथ्वी बहुत गर्म होती, और अगर अर्थ की पोजीशन यहां पर मार्स की जगह पर होती तो अर्थ क्या होता, बहुत ठंडा होता। इसका मतलब अर्थ किस में आता है, अर्थ गोल्डीलॉक जोन में आता है। तो गोल्डीलॉक जोन शब्द का मतलब समझ में आ गया कि इट इज द राइट पोजीशन ऑफ द अर्थ विद द सन, कि सूर्य के साथ इसकी एकदम सही स्थिति है। एंड इट इज द रीजन, ये कारण है, यही कारण है कि यहां पर क्या मिलता है हमें, अर्थ पर क्या मिलता है, अर्थ पर क्या मिलता है, एग्जैक्ट राइट टेम्परेचर, बल्कि एग्जैक्ट भी मत लिखो, हमें क्या मिलता है, वी फाइंड राइट टेम्परेचर एंड राइट प्रेशर। हमें क्या मिलता है यहां पर, एकदम सही तापमान और एकदम सही दबाव। आप एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर बहुत कम होता तो लाइफ पॉसिबल नहीं होती, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता तो लाइफ पॉसिबल नहीं होती, अगर प्रेशर का डिफरेंस होता तो लाइफ पॉसिबल नहीं होती। तो अर्थ जो है वो किस में आता है, गोल्डीलॉक जोन में आता है। तो गोल्डीलॉक जोन का मतलब क्या है, गोल्डीलॉक जोन वर्ड का मीनिंग होता है इट इज ए हैबिटेबल जोन, इट इज एट ए राइट पोजीशन एंड राइट पोजीशन फ्रॉम सन, सूर्य से एकदम सही स्थिति कि जहां पर लाइफ पॉसिबल हो सके ड्यू टू राइट टेम्परेचर एंड राइट प्रेशर। तो आप लिखेंगे कि ड्यू टू इट्स राइट टेम्परेचर एंड राइट प्रेशर। हिंदी में क्या लिखेंगे, एकदम सही तापमान और एकदम सही दबाव होने के कारण हमें यहां पर क्या है, लाइफ पॉसिबल है, हमारे यहां पर क्या है, पृथ्वी पर जीवन संभव है। और एक टर्म होती है, इसी के साथ स्टार मार्क करके लिख लो, एक टर्म होती है दैट इज कॉल्ड एज फर्मी पैराडॉक्स, दैट इज कॉल्ड एज फर्मी पैराडॉक्स। फर्मी पैराडॉक्स का मीनिंग होता है कि आज हमारी साइंस ने इतनी, जस्ट जान लो तुम, ठीक है, जान लो तुम
कि आज हमारी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, आज हम इतने डेवलप हो गए हैं, इवन देन हमें पता है कि देयर आर लॉट ऑफ मिलियंस ऑफ द प्लैनेट्स, बहुत सारे प्लैनेट ऐसे हैं कि जहां पर लाइफ पॉसिबल है, जहां पर जीवन संभव हो सकता है, लेकिन हम उनको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको खोज नहीं पा रहे हैं। तो ये टर्म क्या कहलाती है? ये फर्मी पैराडॉक्स कहलाती है। दिस इज कॉल्ड एज द फर्मी पैराडॉक्स। और लाइफ पॉसिबल होने का मतलब ये नहीं है कि वहां पर केवल और केवल लाइफ हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, नहीं। लाइफ पॉसिबल होने का मतलब है कि वहां पर इंटेलिजेंट लाइफ हो, मतलब होमो सेपियंस सेपियंस की इंटेलिजेंट लाइफ होनी चाहिए, तो ही हम क्या कहेंगे? दैट इज द एग्जैक्ट राइट टेम्परेचर, राइट प्रेशर, और वहां पर क्या हो सकती है? लाइफ पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, सो मैं उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि आपको ये टर्म समझ में आई होगी। दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म? दैट इज द गोल्डीलॉक्स जोन, कि अर्थ पर क्या है? लाइफ पॉसिबल है। अब जो हमारा अर्थ है, उस अर्थ के बारे में जब हमें पढ़ना है, तो अर्थ के बारे में हमें पढ़ना है तो हम जानेंगे कि अर्थ जो है, अब लिखो अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, यहां पर पृथ्वी क्या है? पृथ्वी क्या है? इट इज द डेंसेस्ट प्लेनेट, इट इज द डेंसेस्ट प्लेनेट। तो अब डेंसेस्ट प्लेनेट का मतलब क्या हुआ? डेंसेस्ट प्लेनेट का मतलब हुआ कि यह सबसे भारी ग्रह है, कि इसका जो घनत्व है, अर्थ का जो घनत्व है, घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं दैट इज द डेंसिटी। वो डेंसिटी कितनी है? इसकी डेंसिटी है लगभग 5, 5.5। अब आप कहोगे कि सर आपने इसके साथ यूनिट नहीं लिखा, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो डोंट थिंक कि मुझे यूनिट नहीं पता है। हम यहां पर क्या कर रहे हैं? हम यहां पर स्पेसिफिक डेंसिटी की बात कर रहे हैं, दैट वी आर कंपेयरिंग दिस डेंसिटी विद द वाटर। हम वाटर के साथ इस डेंसिटी को कंपेयर कर रहे हैं कि अर्थ जो है वो लगभग 5 टाइम्स हैवियर देन द वाटर, कि वाटर से लगभग 5 गुना क्या है? भारी है। तो अर्थ क्या है? डेंसेस्ट प्लेनेट है। तो जितने भी ग्रह हैं, उन सभी ग्रहों में सबसे भारी ग्रह क्या है? अर्थ है। सबसे भारी ग्रह पृथ्वी है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लू प्लेनेट। तो लिखते रहेंगे मेरे साथ साथ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लू प्लेनेट, कि पृथ्वी को क्या कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आप कहेंगे क्यों कहा जाता है नीला ग्रह? क्या कारण है कि पृथ्वी नीला ग्रह है? नीला ग्रह इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर लगभग 70% से अधिक क्षेत्र ऐसा है कि जहां पर केवल और केवल क्या मिलता है? पानी मिलता है। तो लगभग 70% से ज्यादा क्षेत्रफल पानी मिलता है। तो जब इसको स्पेस से देखा गया, तो एक कार्ल सेगन की एक थ्योरी है, बुक है, पेल ब्लू डॉट थ्योरी। तो आप उसको कभी इंटरनेट पे सर्च करना, आप उसको देखना, कभी पढ़ना। तो अर्थ जो है वो क्या दिखाई देता है? एकदम ब्लू दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ब्लू प्लेनेट। और इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। नंबर 3, तीसरी जो बात आती है, वो तीसरी बात क्या आती है? 3, इट इज स्फेरिकल इन शेप, कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो आकार है वो आकार कैसा है? इट इज स्फेरिकल इन शेप। अब गड़बड़ होती है यहां पर क्या है? यहां पर डिबेट शुरू हो जाती है, यहां पर वाद विवाद शुरू हो जाता है। जब कहा जाता है कि अर्थ का जो शेप है, पृथ्वी का जो आकार है, वो पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाकार है। स्फेरिकल का मतलब क्या हो गया? स्फेरिकल का मतलब हो गया कि पृथ्वी जो है वो पृथ्वी क्या है? गोलाकार है। तो कुछ लोग कहते हैं कि कैसे है गोलाकार? नहीं, पृथ्वी तो गोलाकार नहीं है। तो यहां पर डिबेट शुरू होती है, दैट शेप ऑफ द अर्थ। अब ये जो शेप है अर्थ की, ये जो शेप है, मैं स्लाइड चेंज करता हूं। मैंने यहां पे कहा दैट अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। ये बात हमारे बहुत से एंशिएंट स्कॉलर जो थे वो जानते थे, बहुत सारे स्कॉलर जानते थे। इवन आप कहते हैं कि जो पाइथागोरस था, जो आप थ्योरम पढ़ते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस इवन न्यू अबाउट इट। पाइथागोरस भी इसके बारे में जानता था। मैनी स्कॉलर्स, इसमें लिखो मैनी स्कॉलर्स न्यू अबाउट इट, कि हमारे बहुत सारे विद्वान जो है वो विद्वान इसके बारे में जानते थे। बट पाइथागोरस जो था वो भी इसके बारे में जानता था। लेकिन जब अरिस्टोटल आता है तो अरिस्टोटल इसको क्या करता है? प्रूव करता है। बट इसमें लिख लो दैट पाइथागोरस also न्यू अबाउट इट, कि पाइथागोरस भी इसके बारे में जानता था। बट जब अरिस्टोटल आता है, सो अरिस्टोटल प्रूव्ड इट। वो क्या करता है? इसको प्रूव करता है कि अर्थ का जो शेप है, वो अर्थ का शेप क्या है? स्फेरिकल है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ठीक है? अब मैं आपसे एक चीज जानूंगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सबसे पहली शुरुआत जो होती है वो ज्योग्राफी की यहीं से होती है, कि आप ये बताइए
कि क्या प्रमाण है, क्या सबूत है कि अर्थ का जो शेप है वो अर्थ का शेप स्फेरिकल है, पृथ्वी जो है वो गोलाकार है। मेरे साथ साथ लिखते रहेंगे एक एक चीज। मैंने आपको बताया कि ये जो द्रोण सीरीज है इसका अर्थ यही है कि एकदम शुरुआत से, एकदम बेसिक से आपको पढ़ाया जाए, इसलिए मैं कोई पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ के चलूंगा कि जिसके लिए आपको कहीं और पर ज्योग्राफी पढ़नी पड़े, कहीं और आपको भटकना पड़े। नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बस इतनी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि एक बार कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करना है आपको क्लास कैसी लगती है, और एक बार लाइक शेयर जरूर करना है। ठीक है, तो देखो अब मैं यहां पे कहानी शुरू करता हूं। दैट shape of the earth is spherical in shape. Many ancient scholars knew about it. Pythagoras also knew about it. Pythagoras भी इसके बारे में जानता था, but at last Aristotle proved it. लेकिन लास्ट में क्या करता है, एरिस्टोटल इसको प्रूव करता है। तो अब हेडिंग लगाएंगे, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, एक सब हेडिंग लगाएंगे, टेक ए फ्रेश पेज एंड पुट ए हेडिंग दैट व्हाट आर द प्रूफ्स। व्हाट आर द प्रूफ्स, कि क्या प्रूफ्स हैं दैट अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, कि पृथ्वी जो है वो क्या है, पृथ्वी का आकार गोलाकार है। ठीक है, आप में से कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे, वो कह रहे होंगे कि सर इंग्लिश में क्यों लिख रहे हो, हिंदी में लिखो। एक्चुअली क्या है कि हिंदी में लिखने में थोड़ी सी मेरी लिखाई बड़ी खराब है। ठीक है, तो इसलिए मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूं, लेकिन मैं साथ के साथ आपको हिंदी में भी बोल के बता रहा हूं। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन हमारा चलता रहेगा, दोनों चीजें हम बैलेंस कर लेंगे। तो सबसे जो पहला प्रूफ है, वो सबसे पहला प्रूफ क्या है, सबसे पहला प्रूफ क्या है, तो लिखो इसमें द नंबर वन मोस्ट ऑफ द celestial bodies are spherical in shape. Most of the celestial bodies are spherical in shape. कि ज्यादातर जो खगोलीय वस्तुएं हैं वो क्या हैं, गोलाकार हैं। सो देयर इज ए डिबेट कि वहां पर अगर मोस्ट ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज अगर स्फेरिकल हैं, तो मोस्ट ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज मतलब ज्यादातर जो खगोलीय वस्तुएं हैं वो क्या है, गोलाकार हैं। तो अर्थ भी एक्सेप्शन नहीं है, अर्थ इज नॉट एन एक्सेप्शन, तो अर्थ भी क्या होगी, अर्थ भी स्फेरिकल इन शेप होगा। लेकिन अब एक कहानी आती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई गलत बात है, दिस इज नॉट राइट, अर्थ स्फेरिकल नहीं है, अर्थ क्या है, फ्लैट है। अर्थ स्फेरिकल नहीं है, अर्थ क्या है, फ्लैट है। और उनको क्या कहा जाता है, दे आर कोल्ड एज द फ्लैट अर्थ बिलीवर्स। उनको फ्लैट अर्थ बिलीवर कहा जाता है। वो इस बात में विश्वास करते हैं कि अर्थ का जो शेप है वो अर्थ का शेप क्या है, फ्लैट है। लेकिन बेवकूफ़ी की कोई हद नहीं होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि फ्लैट अर्थ है। अर्थ जो है वो बेसिकली स्फेरिकल ही है। मैं आगे बताऊंगा अभी आपको कि क्या प्रूफ है कि जिसकी वजह से ये चीज क्या होती है, प्रूव होती है। क्यों? क्योंकि जब ये कहा गया कि ज्यादातर खगोलीय वस्तुएं स्फेरिकल हैं, तो एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने, ये जो फ्लैट अर्थ बिलीवर थे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि ऐसा थोड़ी है कि ज्यादातर फ्लैट अर्थ हैं, ज्यादातर सेलेस्टियल बॉडीज फ्लैट हैं, स्फेरिकल हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं जिनकी क्या है, रैंडम शेप है, दे हैव रैंडम शेप, उनकी रैंडम शेप है। और अगर उनकी रैंडम शेप है, ऐसे है, तो हो सकता है अर्थ की शेप भी कुछ ऐसे हो, जरूरी नहीं है कि अर्थ क्या है, फ्लैट है। तो इसलिए पहला जो प्रूफ था ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं था। सो दिस वाज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ। ये क्या है, ये आपके मेंस के हिसाब से लिखवा रहा हूं आपको। ठीक है, आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द प्रूफ्स दैट अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, तो आप वहां पे लिखेंगे, वहां पे आप बताएंगे, वहां पे आपको सारी चीजें डिस्कस करनी पड़ेंगी। तो ये क्या हो गया कि दिस was not a conclusive proof। ये कोई conclusive proof नहीं था, ये इस प्रूफ को कंक्लूजन नहीं दिया गया कि नहीं ये बात क्या है, गलत है। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद दूसरे उस पे आते हैं। तो दूसरा जो है वो दूसरा क्या है, इसमें लिख लो दिस was not a conclusive proof, it was only a logic। ये केवल और केवल क्या था, एक लॉजिक था। ठीक है, ओके। दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा कहता है कि जो अर्थ है ऑन अर्थ circumnavigation is possible। on earth circumnavigation is possible। circumnavigation का मीनिंग क्या होता है?
सरकम नेविगेशन का मीनिंग होता है कि किसी चीज के चारों तरफ चक्कर लगाकर वापस उसी पॉइंट पे आ जाना। अब मैंने कहा कि ये क्या है, ये एक फ्लैट ये कोई चीज स्फेरिकल है। यहां पर स्फेरिकल पे क्या है, यहां इस पॉइंट पे आप खड़े थे, यहां से आप चलना शुरू करते हैं और यहां से चलते 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 और यहां पर वापस आप पहुंच गए। तो आपने यहां से चलना शुरू किया और आप वापस यहीं पर पहुंच गए, तो ये सरकम नेविगेशन हो गया। तो सरकम नेविगेशन पॉसिबल है। तो दूसरा प्रूफ ये दिया गया कि अगर सरकम नेविगेशन है पॉसिबल तो अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, अर्थ स्फेरिकल है। बट एक बात बताओ आप कि लेट अस सपोज कोई रैंडम शेप है, ये रैंडम शेप है और इस रैंडम शेप पर यहां से चल के और आप इसके साथ साथ ऐसे इसका सरकम नेविगेशन आपने कर लिया, तो अगर कहीं पर ग्रेविटी होगी, अगर लिख लेना इस चीज को, इफ देयर इज ग्रेविटी, इफ देयर इज ग्रेविटी, अगर गुरुत्वाकर्षण होगा देन circumnavigation of any random shape is also possible। तो जो सरकम नेविगेशन है वो किसी रैंडम शेप का सरकम नेविगेशन भी पॉसिबल है। इज इट ओके और नॉट? इफ देयर इज ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी है देन सरकम नेविगेशन ऑफ एनी रैंडम शेप is also possible। It means it is also not a conclusive proof। तो हमने क्या लिखा कि it was also not a conclusive proof। तो लिखेंगे इसमें that ये प्रूफ दिया गया but it was also not a conclusive proof। ये भी क्या नहीं था, कोई conclusive proof नहीं था कि अर्थ जो है वो क्या है, स्फेरिकल इन शेप है। अर्थ स्फेरिकल इससे हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं, उसके बाद क्या है, तो दूसरा आपको समझ आ गया, पहला आपको समझ आ गया, दूसरा आपको समझ आ गया। इस क्लास की जो पीडीएफ है, ये जो पीपीटी है जो मैं लिख रहा हूं, अगर आपको ये आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर, NARENDRA, बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्पेलिंग में, तो मेरी स्पेलिंग जो है नाम की वो NARENDRA है, ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर। वहां टेलीग्राम पे आप मेरे पास मैसेज कर दीजिएगा, इसकी ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको वहां पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलो थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड जो पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट ये है, जब हम अर्थ के शेप की बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट ये कहता है दैट व्हेन ए शिप, लिखेंगे साथ के साथ, व्हेन ए शिप अप्रोचेज, व्हेन ए शिप अप्रोचेज टुवर्ड्स द सोर्स, टुवर्ड्स द सोर्स, हिंदी में लिखेंगे कि जब एक नाव किनारे की तरफ आती है, व्हेन ए शिप अप्रोचेज द सोर्स, its flag is first visible, its flag is first visible, its flag is first visible, कि सबसे पहले उस शिप का, जब कोई नाव हमें समुद्र में आती हुई दिखाई देती है तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है, सबसे पहले हमें उस नाव का झंडा दिखाई देता है। द फ्लैग इज फर्स्ट विजिबल, सबसे पहले क्या दिखाई देता है, झंडा दिखाई देता है। फॉलोड बाय इट्स मास्ट, followed by its mast and mast का मतलब क्या होता है कि वो जो झंडा है, उस झंडे का जो डंडा है, तो उसके बाद क्या दिखाई देता है, वो डंडा दिखाई देता है। and then its hull, and then its hull, और उसके बाद क्या दिखाई देता है, उसके बाद हमें हल का मतलब होता है उस शिप की बॉडी, वो जो नाव है उस नाव की बॉडी जो है, मेन जो बॉडी है वो बॉडी दिखाई देती है। अब इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? इस बात का अर्थ ये है, मैंने लिखा कि जब एक नाव समुद्र के किनारों की तरफ आती दिखाई देती है, व्हेन ए शिप अप्रोचेज टुवर्ड्स द सोर्स, देन इट्स फ्लैग इज फर्स्ट विजिबल, followed by its mast and then its hull, कि सबसे पहले हमें उस नाव का झंडा दिखाई देगा, फिर हमें डंडा दिखाई देगा और फिर हमें क्या दिखाई देगी, उस नाव की जो बॉडी होगी वो बॉडी दिखाई देगी। मैं कहता हूं कि लेट अस सपोज, मैं दूसरी स्लाइड चेंज करता हूं, मैं कहता हूं कि जो अर्थ है वो फ्लैट है। ठीक है, पहले मैंने सपोज किया कि अर्थ क्या है, फ्लैट है। अगर अर्थ फ्लैट है तो यहां पर अगर कोई नाव आ रही है,
अगर कोई शिप यहां पर अप्रोच कर रही है, तो शिप अगर यहां पर अप्रोच कर रही है तो हमें जो शिप होगी वो पूरी शिप एक साथ आते हुए दिखाई देगी। जो नाव होगी वो नाव हमें पूरी नाव एक साथ आते हुए दिखाई देगी। आप यहां पर खड़े थे, यहां पर आप खड़े थे, तो यहां पर आप खड़े थे तो आपको पूरी की पूरी जो नाव है वो एक साथ दिखाई दे जाएगी। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। रियल में क्या है, रियल में अर्थ जो है वो स्फेरिकल इन शेप है। अर्थ की जो शेप है वो शेप क्या है, स्फेरिकल है। ठीक है, गोला ठीक बन गया ना, ठीक, ठीक बन गया। अगर अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल है तो हम कहेंगे कि जो इसका ऑब्जर्वर था, जो इसको ऑब्जर्व कर रहा था, उस ऑब्जर्वर को किस तरीके से दिखाई देगा कि सबसे पहले ऑब्जर्वर जो होगा उस ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देगी, ऑब्जर्वर को यहां पर ऑब्जर्वर को फ्लैग दिखाई देगा। यही तो कहा हमने, सबसे पहले फ्लैग दिखाई देगा। जब फ्लैग दिखाई देगा उसके बाद उसको क्या दिखाई देगा, उसके बाद उसको फ्लैग के साथ उसका मास्ट दिखाई देगा। एंड एट लास्ट उसके पास क्या दिखाई देगी, उसको एट लास्ट उसको शिप दिखाई देगी, एट लास्ट उसको नाव दिखाई देगी। बात आई समझ में? ये जो प्रूफ था इट वाज ए कंक्लूसिव प्रूफ। ये जो प्रूफ था, इस प्रूफ को क्या माना गया कि भाई बात तो ठीक है ना, अगर फ्लैट अर्थ होता, अगर अर्थ समतल होता तो नाव जब सामने से आ रही है तो सामने से पूरी नाव एक साथ मुझे आती हुई दिखाई देती। बट अर्थ ऐसी नहीं है, अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। तो अगर अर्थ की शेप स्फेरिकल है तो पहले झंडा दिखाई दिया, फिर डंडा दिखाई दिया, और फिर उसके बाद नाव की हमें बॉडी जो थी वो बॉडी दिखाई दी। तो इसमें लिखेंगे इट वाज कंसिडर्ड एज ए कंक्लूसिव प्रूफ। तो इसमें लिखेंगे स्टार्ट राइटिंग it was considered as a conclusive proof। इसको क्या माना गया, एक conclusive proof माना गया। क्यों माना गया? because it was true for all locations, because it was true for all locations and for all directions, कि जितनी भी लोकेशन है और जितनी भी डायरेक्शन है, आप कहीं से भी इसको देखोगे तो आपको ये प्रोसेस सेम दिखाई देगा, आपको यही प्रक्रिया दिखाई देगी। तो जब आपको यही प्रक्रिया सब जगह से दिखाई देगी, सो दैट्स व्हाई इट वाज कंसिडर्ड एज ए कंक्लूसिव प्रूफ एंड इट वाज ट्रू फॉर ऑल लोकेशंस एंड ट्रू फॉर ऑल डायरेक्शंस। इज इट ओके? तो सबसे पहला जो प्रूफ था जिसके बारे में ये कहा गया कि ये कंक्लूसिव प्रूफ था, ये कंक्लूसिव प्रूफ था, तो इसको स्टार मार्क करेंगे, सो ये हमने स्टार मार्क कर लिया। इज इट ओके? पहली बात समझ में आई? तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएंगे कि ये आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल एकदम बेसिक से, एकदम शुरुआत से, एकदम जीरो से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और एक एक चीज धीरे धीरे इसी तरीके से मैं आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट यहां पर डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, ओके। इसके बाद अगला जो प्रूफ था, वो अगला प्रूफ क्या था, ठीक है, ये क्या हो गया, कंसिडर्ड एज ए कंक्लूसिव प्रूफ बिकॉज इट वाज ट्रू फॉर ऑल लोकेशंस एंड ट्रू फॉर ऑल डायरेक्शंस। सभी लोकेशन और सभी डायरेक्शन के लिए इसको सही माना गया। थर्ड जो प्रूफ था वो क्या था, थर्ड जो प्रूफ था, इसके बाद नेक्स्ट जो प्रूफ था, ये नंबर थर्ड था। नंबर 4 लिखो। नंबर 4 ये था कि जब हम किसी माउंटेन टॉप की बात करते हैं, पहले समझो, लिखोगे नहीं कुछ भी। लेट अस सपोज ये क्या है, ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है। इस अर्थ के सरफेस पर ये क्या है, कोई माउंटेन है, ये क्या है, कोई पर्वत है। यहां पर क्या है, कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, यहां कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, आप खड़े हो। अब आपने कहा कि अगर ये होराइजन है तो रोजाना सनराइज होता है और रोजाना सनसेट होता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, रोजाना सनराइज होता है, रोजाना सनसेट होता है। तो मैं नहीं मान रहा कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल इन शेप है। मैं कह रहा हूं कि अर्थ स्फेरिकल नहीं है, मैं कह रहा हूं अर्थ जो है वो फ्लैट है। तो अगर अर्थ फ्लैट होता तो जब सनराइज होता तो सन यहां चला जाता, तो जो सनरेज थी वो सनरेज यहां पर, सनरेज एक साथ पूरे माउंटेन को, पूरे पर्वत को लाइटन अप कर देती कि नहीं कर देती? एक साथ पूरा माउंटेन लाइटन अप हो जाता। और क्या होता
कि जब सनसेट होता तो ये पूरे का पूरा क्या हो जाता, डार्क हो जाता, यहां पर सनलाइट नहीं रहती, लाइट नहीं रहती, डार्क हो जाता। आपको की बात तो ठीक है। आपने कभी नोटिस किया हो, आपने कभी सीनरी वगैरह देखी हो, ठीक है, तो जैसे पहाड़ों की सीनरी पहले घरों में लगाते थे, अब भी जो है वो कहीं आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो सनराइज का सीन जब भी दिखाया जाता है, कि जब सनराइज हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, तो दिखाया जाता है कि सूर्य की जो किरणें हैं, वो सूर्य की किरणें कहां पड़ रही हैं, सबसे पहले माउंटेन के टॉप पे पड़ रही है। एंड देन आफ्टर स्लोली ग्रेजुअली पूरा जो माउंटेन है, वो पूरा माउंटेन क्या हो जाता है, लाइटन अप हो जाता है। आपको थोड़ा सा इमेजिन करना है, दीज थिंग्स आर नॉट सो मच इजी। ये इतना आसान नहीं है जितना आसान मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, इतने आसान तरीके से नहीं है। मैं आपको फिर भी मैं अपना बेस्ट जो है ना, बेस्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एकदम आसान तरीके से। कि आप जस्ट सपोज करो कि जब भी आपने कभी ऐसा देखा होगा, किसी मूवी में देखा होगा, जब सनसेट होता है तो पहले सनरेज कहां पर गिरती हैं, माउंटेन के टॉप पे गिरती हैं, एंड धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली माउंटेन क्या हो जाता है, पूरा लाइटन अप हो जाता है। और इसी तरह जब सनसेट होता है तो सूर्य अस्त होता है तो भी धीरे धीरे रेज कहां चली जाती है, नीचे चली जाती है। अगर अर्थ फ्लैट होता तो एक साथ पूरा माउंटेन लाइटन अप हो जाता और पूरा माउंटेन जो है उससे सूर्य की किरणें चली जाती। क्लियर हुई बात? इज इट ओके? यहां पर समझ में आया? लेकिन अर्थ क्या है, लेकिन अर्थ फ्लैट नहीं है। यहां पर हमने कहा कि ये क्या है, कर्वेचर है। ये क्या है, कर्वेचर है। यहां पर क्या है, ये क्या है आपका, होराइजन है। ये क्या है आपका, होराइजन है। अगर अर्थ में कर्वेचर है और ये होराइजन है और यहां पर कोई भी माउंटेन है, कोई भी आप कहेंगे कि कोई भी माउंटेन है, तो कोई भी अगर यहां पर माउंटेन खड़ा है तो सनराइज जब होना शुरू होता है तो पहले सनरेज यहां पर गिरती है और इसी तरह जब सनसेट होता है तो लास्ट में सनरेज यहां पर दिखाई देती है। अब यहां एक गड़बड़ होती है। क्या गड़बड़ होती है कि ये जो मामला हो रहा है इसमें एक एंगल और काम करता है, और आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी को कहते हैं बोरोड सब्जेक्ट है। बोरोड सब्जेक्ट क्यों है? इसमें फिजिक्स बड़ी यूज होती है, इसमें पॉलिटी बड़ी यूज होगी, इसमें इकोनॉमिक्स यूज होगी, केमिस्ट्री यूज होगी, बायोलॉजी यूज होगी, हिस्ट्री के भी कुछ कंसेप्ट आएंगे। इसीलिए कहते हैं कि ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी इज ए बोरोड सब्जेक्ट। ठीक है, उधार लिया हुआ विषय है ये, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट यूज होते हैं। तो मैं कहूंगा आपसे कि यहां पर एक एंगल और काम करता है और वो करता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि आप कहोगे कि सर ऐसा तो रिफ्रैक्शन की वजह से भी तो हो सकता है, प्रकाश का, आई थिंक हिंदी में इसको परावर्तन कहते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, इट इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, इट कैन बी ऑल्सो ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से भी हो सकता है। तो हम लिखेंगे कि यहां पर जो ये रीजन हुआ है, ये जो प्रूफ है, इससे क्या साबित होता है, कि लिखो, इट प्रूव्स दैट there is a curvature on earth, कि पृथ्वी पर क्या है, एक घुमाव है। पृथ्वी पर क्या है, एक घुमाव है। भाई रिफ्रैक्शन तभी तो काम कर रहा है। रिफ्रैक्शन का मतलब यही तो होता है कि लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है। कि सनराइज हो गया, सनराइज होने से पहले लाइट दिखने लगी, सनसेट हो गया, सनसेट के बाद भी लाइट हमें दिख रही है। रिफ्रैक्शन यही तो होता है पार्टिकल्स के कारण। तो हमने कहा कि ये जो प्रूफ है, इट प्रूव्स दैट देयर इज ए कर्वेचर ऑन द अर्थ, कि अर्थ पर क्या है, कर्वेचर है। ये कतई प्रूव नहीं करता है दैट अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। तो इसमें लिखना है आपको, यू हैव टू मेंशन इट प्रूव अर्थ इज कर्वेचर ऑन द अर्थ, दैट देयर इज कर्वेचर ऑन द अर्थ, देयर इट इज नॉट ए conclusive proof that earth is spherical in shape, कि पृथ्वी जो है वो पृथ्वी स्फेरिकल है। स्फेरिकल का मतलब गोलाकार है, ये कतई साबित नहीं करता है। इट इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ दैट अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। इज इट ओके?
यहां तक की बात मैं उम्मीद करूंगा, मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को यहां तक की जो बात है वो समझ में आ गई होगी, यहां तक आपकी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये जो है ये पॉइंट नंबर 4 हो गया, पॉइंट नंबर 4 हो गया। ये हमारे किस चीज को दर्शाता है मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, उसके बाद आता है एक कंसेप्ट, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर 5। नंबर 5 जो है इसमें हम दो चीज पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे सोलार इक्लिप्स। सोलार इक्लिप्स जो होता है इसको हिंदी में कहते हैं सौर ग्रहण। और एक हम पढ़ेंगे लूनार इक्लिप्स। लूनार इक्लिप्स जो होता है इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे चंद्र ग्रहण। लूनार इक्लिप्स, तो लूनार इक्लिप्स को हम क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये सौर ग्रहण है, ये चंद्र ग्रहण है। मैं यहाँ पे आपको सौर ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जो कोर कंसेप्ट है वो कतई नहीं समझाऊंगा, क्योंकि इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब मैं ओशिनोग्राफी पे जाऊंगा तो वहां पे टाइड्स जब आते हैं तो टाइड्स में सन मून का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, वहां पे मैं आपको बताऊंगा, इस कंसेप्ट को मैं डिटेल में समझाऊंगा। यहां पे मैं केवल और केवल आपको जस्ट एक आइडिया दूंगा। क्या आइडिया दूंगा? अब देखो, मैंने कहा आपसे कि जो सोलार इक्लिप्स है वो सोलार इक्लिप्स क्या होता है? मीन्स दैट सन गेट्स हिडन बाय द मून। मीन्स सन गेट्स हिडन बाय द मून। यानी कि मैंने कहा कि जो सूर्य है, द सन गेट्स हिडन बाय द मून, कि सूर्य जो था उसको किसने ब्लॉक कर दिया? चंद्रमा ने ब्लॉक कर दिया। द सन गेट्स हिडन बाय द मून एंड मून कम्स एंड इसी में लिखो, एंड मून कम्स इन बिटवीन, मून कम्स इन बिटवीन सन एंड अर्थ। सन एंड अर्थ। और जो मून है यानी कि जो चंद्रमा है, वो चंद्रमा कहां पर आ गया? पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ गया। अब जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ गया तो मैंने कहा ये सन है, लेट अस सपोज ये सन है। यहां पर क्या आ गया? मून आ गया, ये मून हो गया। और यहां पर क्या हो गया? ये अर्थ है, ये अर्थ है। अब अगर यहां पर जो सनरेज थी वो सनरेज यहां पर ब्लॉक हो गई। आप लोग किसी चीज को देखते कैसे हैं? आप कैसे देखते हैं किसी चीज को? आप मुझे देख पा रहे हैं, आप अपने फोन की स्क्रीन देख पा रहे हो, कैसे देखते हैं? लाइट वहां पे जाती है, रिफ्लेक्ट होती है, आपकी आंखों में आती है, तभी आप देख पाते हैं। अगर वहां पे लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में नहीं जाएगी तो आप देख नहीं पाएंगे। ये जो मून था ये इन बिटवीन आ गया, ये अर्थ है, ये सन है, ये क्या हो गया? ये सोलर इक्लिप्स हो गया। अब वो मून जो है वो किसको हाइड कर रहा है? सन को हाइड कर रहा है। सो ब्लॉकिंग ऑफ द सन, यहां पर क्या हुआ? मैं इसको एक बार रब कर देता हूं, इसको एक बार रब कर देता हूं यहां पे। सो मैंने क्या कहा यहां पे मैंने कहा दैट ब्लॉकिंग ऑफ सन, इट इज ब्लॉकिंग ऑफ सन एज पर शेप ऑफ मून। Am I right or wrong? यहां पर सूर्य की ब्लॉकिंग हो रही है लेकिन एज पर शेप ऑफ मून, लेकिन वो किसके हिसाब से हो रही है? चंद्रमा के आकार के हिसाब से। सो हम ये कह सकते हैं कि दैट्स वाई इस चीज से क्या हुआ? शेप ऑफ मून इज ऑब्वियस, कि इससे हमें किसका पता चलता है? मून की शेप के बारे में पता चलता है। द शेप ऑफ द मून इज ऑब्वियस। इज इट क्लियर? और ये जो कंडीशन होती है, जो सोलार इक्लिप्स होता है, वो सोलार इक्लिप्स कब होता है? हमेशा पोजीशन ऑफ सोलार इक्लिप्स आती है न्यू मून को। ये एक पॉइंट लिख लो जस्ट। वैसे तो मैं बताऊंगा आपको कि सोलार इक्लिप्स जो होता है इट इज पोजीशन ऑफ न्यू मून। पोजीशन ऑफ न्यू मून का मतलब क्या है? कि न्यू मून होता है जिस दिन आपकी अमावस्या होती है। अमावस्या को न्यू मून कहते हैं, और जो पूर्णिमा होती है उसको फुल मून कहते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फुल मून, पूर्णिमा को। सो सोलार इक्लिप्स जो होता है वो न्यू मून की पोजीशन होती है। और आपको, मैं उम्मीद करता हूं आपको सोलार इक्लिप्स, लूनार इक्लिप्स आपको अभी तक नहीं पता होगा। नहीं पता तो आपको पता भी नहीं करना है। जो मैं बता रहा हूं वो समझो। जब सोलार इक्लिप्स और लूनार इक्लिप्स, क्योंकि अब मैं पढ़ाऊंगा तो इसमें 2 घंटे लग जाएंगे, तो इसलिए यहां पर जो रिक्वायर्ड है वो मैंने बता दिया है।
बाकी आपको डिटेल पढ़ने के लिए हैव पेशेंस, आपको इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या होती है कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कहीं पढ़ चुके होते हैं, तो पढ़ चुके होते हैं तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने जो 2 4 5 चीजें पढ़ रखी होती हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, उनको जब तक वो दिखाई नहीं देती तब तक उनको लगता है कि ज्ञान अधूरा है। लेकिन मेरा थोड़ा सा बताने का, चीजों को डिस्कस करने का तरीका अलग है कि मैं वो रटी रटाई चीजें सबसे पहले नहीं बताऊंगा, वो कहीं इन बिटवीन आ जाएंगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा और आप वहां पे देख लेना, वहां पे लिख लेना। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं आपसे कि कुछ भी छूटेगा नहीं। अगर मैंने कोई टॉपिक पढ़ा दिया तो उसके बाद आपको कहीं पे उससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देयर इज नो नीड, कोई रिक्वायर्ड नहीं आपके लिए। तो पोजिशन ऑफ सोलर इक्लिप्स जो है वो कब होती है? न्यू मून, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो सोलार इक्लिप्स है, इस सोलार इक्लिप्स से हमें पता इस चीज का नहीं चला, ठीक है। अच्छा, ये हो गया सोलार इक्लिप्स। अब दूसरी जो कंडीशन आती है वो दूसरी कंडीशन आती है, दैट इज लूनार इक्लिप्स। लूनार इक्लिप्स जो होता है वो कब होता है? लूनार इक्लिप्स होता है चंद्र ग्रहण को। हिंदी में लूनार इक्लिप्स को क्या कहते हैं? लूनार इक्लिप्स को कहते हैं चंद्र ग्रहण। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, लिखो, दैट मून इज नॉट विजिबल, कि यहां पर जो चंद्रमा है, जो मून है, दैट इज मून इज नॉट विजिबल। चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, मून विजिबल नहीं होता है। और यहां पर क्या होता है? यहां पर क्या होता है कि यहां पर हमारे पास लेट अस सपोज सन है, ये सन है, यहां पर क्या आ गया? अर्थ आ गया, और यहां पर क्या आ गया? मून आ गया। अब आप एक बात बताओ, जब यहां पर लाइट ब्लॉक कर ली अर्थ ने, तो मून दिखेगा कैसे? मैंने आपको क्या बताया? कोई चीज दिखती कब है आपको? जब उस पे लाइट गिरती है। लाइट गिरने के बाद वहां से रिफ्लेक्ट होती है, और वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी आंखों पे आती है। अगर यहां पे लाइट ऐसे चली गई और यहां पे लाइट ऐसे चली गई, तो मून तो दिखाई ही नहीं दिया, नहीं दिखाई देगा ना। तो हमने क्या कहा कि यहां पर क्या होगा? दैट मून इज नॉट विजिबल एंड अर्थ शैडो इज ऑन द मून। अर्थ की जो शैडो है, लिखो, हमने लिखा दैट अर्थ शैडो इज ऑन द मून, कि अर्थ की जो शैडो है, पृथ्वी की जो छाया है, वो पृथ्वी की छाया कहां गिर रही है? चंद्रमा पर गिर रही है। एंड यहां पर क्या हो गया? यहां पर क्या हो गया? अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड द मून, एंड अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून। अर्थ बीच में आ गया, अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड द मून। और ये जो शैडो होती है, ये क्या बनाती है? लूनार इक्लिप्स बनाती है। अम्ब्रा पेनम्ब्रा आपने पढ़ रखा होगा, भूल जाओ एट दिस पॉइंट, उस चीज को याद मत करो अभी, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा हूं केवल उसको समझो। इज इट ओके? तो हमने कहा लूनार इक्लिप्स जो होगा वो डिपिक्ट करेगा कि नहीं करेगा अर्थ की शेप को। तो लिखो इसमें, सो लूनार इक्लिप्स will depict the shape of the earth। वो अर्थ के शेप को क्या करेगा? डेपिक्ट करेगा। लूनार इक्लिप्स विल डेपिक्ट द शेप ऑफ द अर्थ। और ये क्या है? इट इज ए कंक्लूसिव प्रूफ। तो इसमें लिख लो दैट इट इज ए कंक्लूसिव प्रूफ, it is a conclusive proof that earth is spherical in shape, कि पृथ्वी का जो आकार है वो क्या है? वो गोलाकार है। It is a conclusive proof that earth is spherical in shape। और लिख लो, सोलर इक्लिप्स कब होता है? न्यू मून पे होता है। तो लूनार इक्लिप्स कब होगा? लूनार इक्लिप्स होगा, फुल मून होगा। इट इज ए पोजिशन ऑफ फुल मून। फुल मून का मतलब क्या होता है? फुल मून का मतलब होता है पूर्णिमा की रात जो होती है, पूर्णिमा होता है, उसको फुल मून कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अब यहां पे सवाल आया हुआ है, यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ठीक है, यहां पे सवाल आया हुआ है। सो ये क्या हो गया? इट इज ए कंक्लूसिव प्रूफ दैट अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, कि अर्थ का जो शेप है वो क्या है? स्फेरिकल है। इज इट ओके? नेक्स्ट जो पोजीशन आती है
नेक्स्ट जो पोजीशन आती है वो नेक्स्ट पोजीशन आती है पोल स्टार के बारे में। जब हम पोल स्टार के बारे में पढ़ते हैं, तो पोल स्टार के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, जस्ट गिव मी मिनट, ठीक है। देखो नेक्स्ट लिखो, तो ये आपको समझ आ गया, तो यहाँ पे वो सवाल अगर घुमाता है तो आप समझ पाएंगे कि सोलार इक्लिप्स हमें इस बारे में नहीं बताता है कि अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल है। क्यों नहीं बताता है? बिकॉज यहां पर मून की शेप ऑब्वियस होती है। द शेप ऑफ द मून इज ऑब्वियस, द शेप ऑफ द सन इज द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट ऑब्वियस। जस्ट गिव मी मिनट, एक अर्जेंट कॉल है। हेलो, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज so I hope this is very clear to all of you that सोलार इक्लिप्स हमें इस बारे में नहीं बताता है कि हमारे अर्थ की जो शेप है वो क्या है, बट लूनार इक्लिप्स हमें जरूर बताता है। और लूनार इक्लिप्स के साथ साथ जो हमारी शेप है उसका पता चलता है जब पोजीशन क्या होती है, फुल मून की पोजीशन होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट इज पोल स्टार। आई थिंक इट इज पॉइंट नंबर 6। इट इज पोल स्टार, ध्रुव तारा जिसे कहते हैं आप, ठीक है। इट इज पोल स्टार, और इसी को क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्थ स्टार। तो ये जो नॉर्थ स्टार होता है या ये जो पोल स्टार होता है, ये क्या होता है, इसकी पोजीशन फिक्स होती है। कहां पर होती है मैं बताता हूं, अभी मैं समझाता हूं आपको। देखो सबसे पहले लिखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोलरिस। इसे पोलरिस भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोलरिस। तो आपको फील करना है, जस्ट फील लाइक दैट कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हो, आप एकदम पेड क्लास में बैठे हो और आपको एक एक चीज नोटबुक लेके पेन लेके लिखवाई जा रही है। लिखो इसको, किताबों में सब कुछ है। मैं चाहता तो इसकी बहुत अच्छी पीपीटी बन जाती, दिखा देता, पढ़ के सुना देता, लेकिन वो किताब में लिखा है, वो समझ नहीं आता, उसमें वो फील नहीं आता जो फील यहां पर आपको आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोलरिस। इसे पोलरिस भी कहा जाता है, पोलरिस भी कहा जाता है। और ये जो अर्थ का जो एक्सिस होता है, देखो यहां पर क्या है, अर्थ है, ये अर्थ है। और अगर ये अर्थ है तो यहां पर क्या है, ये अर्थ का एक्सिस है। इस एक्सिस पर क्या करती है, अर्थ रोटेट करती है। ये जो एंगल है 23.5 डिग्री होता है, और यही रीजन होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री पर लोकेटेड है। तो यहां पर क्या है, यहां पर जब ये जो नॉर्थ स्टार है, ये नॉर्थ स्टार कहां पर होगा, जस्ट इसके वर्टिकली ओवरहेड होगा यहां पर। तो इसको लिखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोलरिस एंड अर्थ्स एक्सिस is always pointing towards north star। जो ट्रू नॉर्थ होता है वो ट्रू नॉर्थ यही होता है, एग्जैक्ट जो नॉर्थ होता है वो यही होता है। अर्थ एक्सिस इज ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ स्टार एंड नॉर्थ स्टार depicts the direction of true north। कि वास्तव में जो नॉर्थ है उस ट्रू नॉर्थ को यही डायरेक्शन क्या करती है, दर्शाती है। नॉर्थ स्टार depicts the direction of true north। ये जो एक्सिस है, ये बताओ कि क्या ये एक्सिस फिक्स होता है, ये नहीं होता है। आज हम कहते हैं कि जब हम अर्थ को शो करते हैं तो कुछ इस तरीके से शो करते हैं। हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास अर्थ है, और हम कहते हैं कि यहां पर क्या है, ये टिल्ट है। इस टिल्ट पर अर्थ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये जो एंगल है ये कितना है, 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री का एंगल है। ये आज 23.5 डिग्री है, लेकिन ये क्या करता है, ये फ्लक्चुएट करता है। लेट अस सपोज यहां पर टिल्ट है, ये टिल्ट है,
ये जो टिल्ट है ये ऐसे जाता है, ऐसे, फिर ये वापस आता है ऐसे। तो ये टिल्ट क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है, दैट इज कॉल्ड एज अर्थ्स एक्सियल ओब्लिक्विटी। ठीक है, ये कितना आता है, इसकी एग्जैक्ट जो पोजीशन है वो ऐसे आती है, कहां से कहां तक जाता है, 22.1 डिग्री, 22.1 डिग्री से लेके और 24.3 डिग्री, 24.3 डिग्री तक ये क्या करता है, ये रोटेट करता है, ये मूव करता है, और इसको कहा जाता है अर्थ्स एक्सियल ओब्लिक्विटी। अर्थ के अक्ष का ओब्लिक का मतलब होता है तिरछापन, अर्थ के अक्ष का झुकाव, इट इज कॉल्ड एज अर्थ्स एक्सियल ओब्लिक्विटी, अर्थ्स एक्सियल ओब्लिक्विटी। और ये अभी 23.5 डिग्री पे है, तो ये क्या है, ये नॉर्थ स्टार है, ये क्या है, ये नॉर्थ स्टार है। और यहां पर जब हम आते हैं, जो आपका जो नॉर्थ पोल है वो यहां है, साउथ पोल यहां है, यहां क्या है, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स सदर्न क्रॉस। ये सदर्न क्रॉस क्या है, ये सदर्न क्रॉस एक कॉन्स्टिलेशन है, एक नक्षत्र है, ठीक है, ऐसे क्रॉस है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इट इज कॉल्ड एज सदर्न क्रॉस, इट इज ए कॉन्स्टिलेशन, नक्षत्र है एक, ठीक है। और ये क्या होता है, ये मूव करता है, ये पॉइंट, ये कहां से कहां तक मूव करता है, ये स्टार वेगा तक जाता है। आप इतना डिटेल में मत जाओ, आप इतना जान लो, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ स्टार एंड इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सदर्न क्रॉस। ठीक है, मैं क्यों समझा रहा हूं, ये क्यों समझा रहा हूं, मैं बता तो कुछ और रहा था, मैं चला कहीं और गया, नहीं, ऐसा नहीं है, रीजन है, उसका कारण है। मैंने आपको बताया कि एक स्टार होता है जिसको पोल स्टार कहते हैं, ठीक है। ये पोल स्टार क्या होता है, इसी को नॉर्थ स्टार कहते हैं। और ये क्या होता है कि जो अर्थ का एक्सिस है उसके एग्जैक्टली वर्टिकल होता है, उसके एकदम वर्टिकल होता है। ये क्या करता है, ये ट्रू नॉर्थ दर्शाता है। जो पुराना समय होता था, जब डायरेक्शन का ज्ञान नहीं होता था, तो जो ट्रैवलर होते थे, वो ट्रैवलर क्या करते थे, इस पोल स्टार से, नॉर्थ स्टार से, वो इस चीज को प्रेडिक्ट करते थे कि ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ डायरेक्शन है, कि एग्जैक्टली जो ट्रू नॉर्थ है वो ट्रू नॉर्थ कहां पर होगा, जहां पर पोल स्टार होगा। कि इस पोल स्टार को वो देखते थे और पोल स्टार के हिसाब से वो अपने डायरेक्शंस में फिर क्या होते थे, ट्रेवल करना शुरू करते थे, चलना शुरू करते थे। तो ठीक है, चलो ये हो गया आपका। तो ये क्या है, ये आपका पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ स्टार। अब एक टर्म आती है दैट एल्टीट्यूड ऑफ ए स्टार, एल्टीट्यूड ऑफ ए स्टार। ये जो एल्टीट्यूड ऑफ ए स्टार होता है, ये एल्टीट्यूड क्या होता है, देखो, इस एल्टीट्यूड ऑफ स्टार का मीनिंग होता है कि इट इज ऑलवेज मेजर्ड एज द एंगल विद द होराइजन। ठीक है, इट इज ऑलवेज मेजर्ड एज एंगल विद होराइजन। अभी समझ में आएगा, मैं बताऊंगा आपको, अभी समझ में आएगा। इट इज ऑलवेज मेजर्ड एज एंगल विद होराइजन, यानी कि जो क्षैतिज है उस क्षैतिज के साथ कितना कोण बनता है। अब लेट अस सपोज आपके पास ग्लोब है, ठीक है, आप किसी लैटिट्यूड पे खड़े हो, 10 डिग्री पे खड़े हो, 5 डिग्री पे खड़े हो, 15 डिग्री पे खड़े हो, 20 डिग्री पे खड़े हो, तो वो क्या है, वो एंगल विद होराइजन, कि होराइजन के साथ जो एंगल है, वो होराइजन के साथ एंगल क्या कहलाता है, एल्टीट्यूड कहलाता है। अब दूसरी बात समझो कि जब हम कहते हैं कि नॉर्थ स्टार क्यों इंपॉर्टेंट है, तो एल्टीट्यूड ऑफ नॉर्थ स्टार, इसी में लिखो दैट एल्टीट्यूड ऑफ नॉर्थ स्टार, कि हमें क्या करना है, हमें नॉर्थ स्टार का एल्टीट्यूड देखना है। तो एल्टीट्यूड क्या है, होराइजन के साथ एंगल है, तो एल्टीट्यूड ऑफ नॉर्थ स्टार इज ऑलवेज इक्वल टू लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस, इज ऑलवेज इक्वल टू लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस, इज ऑलवेज इक्वल टू लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। इसका मतलब हुआ, इसका अर्थ हुआ कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे आप खड़े हो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे, तो एल्टीट्यूड ऑफ नॉर्थ स्टार इज ऑलवेज इक्वल टू लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। ये एक ज्योमेट्री होती है, ठीक है। आप लोग अगर अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहेंगे तो मैं बता दूंगा, ये मत सोचना मेरे को नहीं पता, बट जनरली जीएस में हम डिस्कस नहीं करते हैं कि वो ज्योमेट्री क्या होती है,
ठीक है, होराइजन के साथ एंगल बनाते हैं और फिर वो ज्योमेट्री के तहत उस एंगल को निकाला जाता है, तो एंगल क्या आता है, इक्वल आता है। लेकिन वो जस्ट आपकी ईगो को सेटिस्फाई करना हो सकता है, अदरवाइज उसका आपके एग्जाम से जो रिलेशन है उसके लिए मैंने मोर देन इनफ आपको बता दिया। इससे बाहर पेपर में नहीं पूछेगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहां पर याद करना है कि एल्टीट्यूड ऑफ नॉर्थ स्टार जो होता है, एल्टीट्यूड ऑफ नॉर्थ स्टार इज ऑलवेज इक्वल टू लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। आप 20 डिग्री लैटिट्यूड पे खड़े हो तो आपका जो एल्टीट्यूड होगा नॉर्थ स्टार का वो भी क्या आएगा, 20 डिग्री आएगा। आप 30 डिग्री पे खड़े हो तो वो भी 30 डिग्री आएगा। जब आप 90 डिग्री पे खड़े हो तो वो भी क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा, वर्टिकली ओवरहेड आ जाएगा। समझ आई बात? तो ये क्या होता है, ये होता है नॉर्थ स्टार। और ये जो प्रूफ होता है ये एक कंक्लूसिव प्रूफ है। मैंने आपको क्या कहा, ये एक ज्योमेट्री है, उस ज्योमेट्री के तहत हमें इन चीजों का पता चलता है। ये जो ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री इस चीज को साबित करती है कि अर्थ की जो शेप है वो अर्थ की शेप क्या है, स्फेरिकल। समझ आई बात? ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे दैट इट इज। और अच्छा, इसमें एक बात और बता देता हूं, आपका जो सप्तऋषि तारामंडल है, सप्तऋषि जिसे आप ग्रेट बियर कहते हैं या ग्रेट डीपर कहते हैं, तो वो सप्तऋषि तारामंडल आपका कुछ इस तरीके से है। एक बड़ा जो चम्मच होता है ना, इसकी तरह, एक बड़ा जो चम्मच होता है इसकी तरह होता है। तो यहां एक स्टार होता है जिसको कहते हैं मिराक, यहां एक स्टार होता है जिसको कहते हैं डूहे, और ये जो मिराक और डूहे है इसके जस्ट ऊपर क्या है, यहां वर्टिकली ये क्या है, नॉर्थ स्टार है। ठीक है, जो सप्तऋषि तारामंडल है, मैंने आपको जस्ट ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि आपका जो सप्तऋषि तारामंडल है, जो 7 तारों का एक समूह है, तो नॉर्थ स्टार जो है वो नॉर्थ स्टार यहां होता है। तो मैं यहां क्या कहना चाह रहा हूं, दैट नॉर्थ स्टार इज नॉट ए पार्ट ऑफ, लिख लो इसको, नॉर्थ स्टार इज नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रेट बियर, बड़ा भालू। ठीक है, भालू के आकार का। ठीक है, नॉर्थ स्टार इसका पार्ट ही नहीं है। ये 7, मतलब हम हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरी के हिसाब से मानते हैं कि ये 7 तारों का समूह है। हमारे जो सप्त ऋषि थे उन 7 ऋषियों के नाम पर जो है इनके नाम है। नॉर्थ स्टार इज नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रेट बियर कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन होता है हिंदी में नक्षत्र, और नक्षत्र का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का समूह जो होता है वो कॉन्स्टिलेशन कहलाता है। छठी क्लास की एनसीईआरटी उठा लेना, उसको उठा के पढ़ लेना, ये क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या है, ये मिराक है, ये डूहे है, और मिराक और डूहे के जस्ट ऊपर क्या है, नॉर्थ स्टार है। सो नॉर्थ स्टार इज नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रेट बियर कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, सो नॉर्थ स्टार इज पार्ट ऑफ उर्सा माइनर। उर्सा मेजर का पार्ट नहीं है, ये क्या है, उर्सा मेजर है, ये उर्सा मेजर है और ये उर्सा माइनर है। सो इट इज ए पार्ट ऑफ उर्सा माइनर। जस्ट आपकी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अदरवाइज अर्थ के कंक्लूसिव प्रूफ से कोई लेना देना इसका नहीं है। ठीक है, तो ये जो पोजीशन बनती है कि नॉर्थ स्टार का जो लैटिट्यूड है वो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप खड़े हो, उस जगह का जो लैटिट्यूड है उस लैटिट्यूड के एंगल के इक्वल आएगा। एल्टीट्यूड ऑफ नॉर्थ स्टार इज इक्वल टू लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। ये ज्योमेट्री है, और वो ज्योमेट्री तभी प्रूफ होती है, ये जो ज्योमेट्री है ये ज्योमेट्री तभी प्रूव होती है कब, व्हेन और व्हेन भी मत लिखो आप, इसमें लिखो इट इज ओनली पॉसिबल इफ अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। अगर अर्थ जो है उसका आकार कैसा है, वो स्फेरिकल इन शेप है। इट इज ओनली पॉसिबल दैट अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। इज इट ओके? यहां तक की बात समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक की बात? सो मैं उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा यहां तक आपको किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ओके। सो अर्थ का जो शेप है, अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल शेप है। बेसिकली ये आपको समझ आ गया होगा, ये आपको समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, तो ये क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ है, ये कंक्लूसिव प्रूफ है। नेक्स्ट ये है कि बेसिकली अर्थ जो है वो इस तरीके से है, इसके दोनों तरफ क्या निकले हुए हैं, बल्ज निकले हुए हैं। यहां पे ऐसे है अर्थ, ऐसे,
तो अर्थ के दोनों तरफ क्या है, बल्ज निकले हुए हैं। और ये जो अर्थ की शेप है इसे कहा जाता है कि अर्थ का जो शेप है वो एग्जैक्टली ऐसा शेप है, तो इसको कहते हैं कि हम जनरली बोल देते हैं दैट अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, लेकिन इसके रोटेशन की वजह से ये क्यों निकला हुआ है बल्ज, यहां पे क्यों निकला हुआ है? सो अर्थ के जो बल्ज निकले हुए हैं, दिस इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ये पृथ्वी का जो घूर्णन होता है, उस पृथ्वी के घूर्णन की वजह से इसके जो पोल्स हैं, अर्थ हैज फ्लैटनिंग पोल्स एंड बल्जिंग इक्वेटर्स, कि इक्वेटर जो है, जो भूमध्य रेखा है, वहां पर बल्ज निकले हुए हैं। आपने गुब्बारा लिया, एक गुब्बारे को फुलाया, एकदम सर्कल बन गया, उसको दोनों हाथों से पकड़ के ऐसे बीच में से पिचका दिया। जब ऐसे पिचका दिया तो वो दोनों तरफ से फैल गया। तो पोल जो हैं वो फ्लैट हैं, इक्वेटर पर क्या है, बल्ज हैं, एंड दिस इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। और ये किसकी वजह से है, रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से है। और इसीलिए ये जो शेप होती है, इस शेप को बेसिकली क्या कहा जाता है, इस शेप को कहा जाता है ओब्लेट स्फेरॉइड। ओब्लेट स्फेरॉइड, ओब्लेट स्फेरॉइड कहा जाता है। तो ये जो ओब्लेट स्फेरॉइड होता है, ये ओब्लेट स्फेरॉइड किसका बनता है, अर्थ की जो शेप है उस अर्थ की शेप का बनता है। ठीक है, ओके, क्लियर होगी बात। ओब्लेट स्फेरॉइड, ये इट इज ओब्लेट स्फेरॉइड। और इसका एक नाम और भी है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जियोइड शेप। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जियोइड शेप। सो जियोइड का मीनिंग ही क्या होता है, इट्स मीनिंग इज अर्थ लाइक, पृथ्वी जैसा, अर्थ लाइक। दैट्स वाई इसको क्या कहते हैं, अर्थ लाइक कहते हैं। ठीक है, सो ये क्या होता है, इट इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। जब अर्थ का रोटेशन होता है तो उसकी वजह से एक फोर्स अप्लाई होता है, और उस फोर्स को लिखना चाहो लिख लो, रोटेशन ऑफ अर्थ, और इसकी वजह से एक फोर्स अप्लाई होता है, और वो फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है कि ऐसे फिंका देता है, ऐसे दूर फिंका देता है। ठीक है, तो वो दूर जब फिंका देता है तो अर्थ जो है वो अर्थ इक्वेटर पे क्या हो जाती है, ऐसे फैल जाती है, अर्थ फैल जाती है ऐसे। ठीक है, तो ऐसे सवाल असर्शन रीजन में बनते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे आप, तो उसमें असर्शन रीजन में कि असर्शन ये है और इसका रीजन ये है, तो बताओ ये चीज ठीक होगी या नहीं होगी। तो इसलिए ये पॉइंट जो है आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इज इट ओके, क्लियर है यहां तक की बात। सो मैं उम्मीद करूंगा कि अर्थ की जो शेप है, इस अर्थ की शेप के बारे में, अर्थ के जो एसोसिएटेड शेप ऑफ द अर्थ एंड इट्स एसोसिएटेड फीचर्स जो हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। कि बेसिकली जो ज्योग्राफी है, इसमें हमने आज जो चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें आप जान पाए होंगे, वो सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ईजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से मैंने एक एक चीज़ आपको समझाई है। इसके अलावा अगर आप में से किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, किसी का कोई सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन में जाके वो सवाल लिख देना। अगर सवाल नहीं हो तो क्लास कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में बता देना, एक बार लाइक कर देना, एक बार शेयर कर देना। ठीक है, सो यहां पर मैं ज्योग्राफी के आपको मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी, उसमें मैं आपके एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो भी टॉपिक वाइज होंगे। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब हम मिक्स एमसीक्यू करते हैं तो जो कैंडिडेट्स शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं उनको नहीं पता होता चीजें कैसे पढ़नी है, कैसे करनी है। दूसरी बात यह है कि जिनकी तैयारी हो चुकी है एक बार उनका रिवीजन हो जाएगा। और मैं आई एम डैम श्योर, मतलब आई एम ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी, और मैं ज्योग्राफी का एक ठीक ठाक स्टूडेंट हूँ जिसको तुमसे 2 3 4 5 कंसेप्ट ज्यादा आते हैं। तो इसलिए मैं डैम श्योर हूं कि आप जरूर इस क्लास में कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, चाहे आपने पहले कितना भी पढ़ रखा हो। इवन देन आप 2 4 5 चीजें नई सीख के यहां से जाएंगे। ठीक है, तो इसी नोट के साथ आज विदा लेना चाहूंगा, रोकना चाहूंगा सेशन को। अगले सेशन में मुलाकात करेंगे। तो ये 2 सीरीज हैं आपके लिए, एक द्रोण सीरीज और एक कुरुक्षेत्र सीरीज। ये द्रोण सीरीज और कुरुक्षेत्र सीरीज आपकी हरियाणा सिविल सर्विसेज की जो तैयारी है उसको एकदम रीडिफाइन करने वाली है, उसको एकदम मॉडिफाई करने वाली है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और अपनी तैयारी प्रिपरेशन को मजबूत करते रहिए। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।